बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज और कल विपक्षी दलों की बड़ी बैठक। विपक्षी दलों के लिए रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। रात्रि भोज के बाद 18 जुलाई को होगी बैठक। कांग्रेस, सपा, रालोद, आप, जेडीयू के नेता इसमें शामिल होंगे। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी बैठक में शामिल होंगे। 26 विपक्षी पार्टियां आज बैठक में मौजूद रहेंगी। 23 जून को पटना में हुई थी विपक्ष की बैठक, तो बेंगलुरु की सड़कों पर विपक्षी नेताओं के पोस्टर लगे हैं। तो विपक्षी दलों की बड़ी बैठक 2024 से पहले लगातार विपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक हुई थी और इसके बाद आज और कल विपक्ष की बैठक होगी। कई दल इसमें शामिल रहेंगे, बड़ी चर्चा होगी। बेंगलुरु की सड़कों पर विपक्षी नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं और इस बीच 26 विपक्षी पार्टियां आज बैठक में मौजूद होंगी। तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कौन कौन इसमें इस बैठक का हिस्सा है वो आपको बता दें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक का हिस्सा रहेंगे और इसी के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। साथ ही साथ टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इस बैठक का हिस्सा होंगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। इसी के साथ तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक का हिस्सा होंगे और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो 2024 से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। बैठकों का दौर जारी है। 23 जून को बैठक हुई और इसके बाद आज और कल ये बैठक है। कांग्रेस, सपा, रालोद, आप, जेडीयू तमाम नेता शामिल रहेंगे। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे। तो 26 विपक्षी पार्टियां आज बैठक में मौजूद रहेंगी और इसी के साथ 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक हुई थी। इस बैठक में विस्तृत चर्चा की थी। आज उस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। बेंगलुरु की सड़कों पर विपक्षी नेताओं के पोस्टर लगे हैं। तो आज और कल विपक्षी दलों की बड़ी बैठक और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। 2024 से पहले की रणनीति तैयार की जाएगी विपक्ष की तरफ से। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, विपक्ष की एकजुट होने की जो बैठकों का दौर है वो आज भी जारी है। आज और कल बैठक होगी, बड़ी चर्चा होगी। देखिए, 23 जून को जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री चेहरे से पर बात नहीं हुई है, लेकिन क्या आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं, विपक्षी एकता को एकजुट करने पे एक मंच पे लाने की जो कवायद की गई थी 23 जून जहाँ पटना में इसकी कवायद की गई थी और आज अब जब इसकी शुरुआत की जा रही है बेंगलुरु में 2 दिवसीय बैठक है जिसमें तमाम विपक्षी एकता एक साथ होंगे। सबसे बड़ी चीज़ रहेगी कि किस तरीके से जो विपक्षी एकता है उसको कैसे मजबूत की जाए। इस जो गठबंधन किया जा रहा है इसको क्या नाम दिया जाए, गठबंधन के नाम पर चर्चा होगी। साथ ही साथ अभी ये कहना जल्दीबाजी है कि प्रधानमंत्री कौन होगा इसके चेहरे को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है, क्योंकि तमाम इसमें दावेदार, चाहे ममता बनर्जी की बात कर ले, चाहे नीतीश कुमार की बात कर ले, तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर चर्चा की जाए जो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पीएम के लिए, कैंडिडेट के लिए। तो निश्चित तौर से अभी वो उसमें जल्दीबाजी हो सकती है और उसके कारण कहीं ना कहीं विपक्षी एकता जो है उसमें कहीं दरार भी पड़ते हुए स्थिति आ सकती है। तो पहले जो चर्चा हो जा रही है वो किस तरीके से जो चुनावी रणनीति है उस पर एक टिकट पे एक कैंडिडेट के लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ गठबंधन का जो नाम लिखा जाए उस गठबंधन का क्या नाम है इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ की जा रही है, जिस तरह से हमने देखा था कि पिछली 23 जून को जब बैठक हुई थी इसमें उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए सिर्फ अखिलेश यादव गए थे, ना मायावती पहुंचे थे, ना जयंत चौधरी पहुंचे थे और तब विपक्ष के साथी रहे ओम प्रकाश राजभर भी नहीं पहुंचे थे। तो अब यह माना जा रहा है कि जयंत चौधरी भी उसमें बैठक में शामिल होंगे और अखिलेश यादव भी शामिल। तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक अखिलेश यादव जो अलग ट्रैक पर नजर आते हैं उनको एक कहीं ना कहीं मजबूती जरूर मिलेगी। असर क्या पड़ेगा ये आगामी चुनाव में ही देखने को मिल सकता है, पर रणनीति पूरी बनाई जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक लोकसभा टिकट पे एक सीट पे एक कैंडिडेट की तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं वो सब मिला के एक सीट पे एक कैंडिडेट तो आएंगे, जिससे कि विपक्षी जो एकता है उसका सीधा माहौल बनता नजर आए। जो वोट डिस्ट्रीब्यूट होते थे या जो वोट कटने की स्थिति आती थी उनसे अलग हुआ जाए और एक मजबूती के साथ एक विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के या कहें एनडीए के खिलाफ नजर आएगा। अब देखना होगा किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी। आज पहला दिन रहेगा, तमाम विपक्षी पार्टियाँ इसमें शामिल हो रही हैं। क्या रणनीति बनती है, किस तरीके का इसमें जो रणनीति उसका
का माहौल बनता है, उसकी पूरी डिटेल दी जाएगी। माना जाएगा 18 तारीख को जब ये बैठक खत्म होगी तो एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। हालांकि एक कोशिश की जा रही है जिससे एनडीए अपने गठबंधन को मजबूत करता नजर आ रहा है। तमाम विपक्षी पार्टी में से जो नेता है, जो पार्टी है, उनको एक तरफ करता नजर आ रहा है। वहीं विपक्षी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो अपने एक होने का संकेत देंगी। अब देखना होगा कि जिस तरफ एनडीए अपनी तय करी है, वहीं अगर यूपीए की बात करेंगे तो कितनी मजबूती से एक यूपीए नजर आता है और इस गठबंधन का नया नाम क्या होता है। और जिस तरह से हम चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री चेहरे का भी ऐलान होता है, अगर चेहरा का ऐलान होता है तो क्या बिना दरार पड़े एक जो विपक्षी एकता अपनी बात कर रही है, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है, वो एक साथ दिखाने में कामयाब होती है कि नहीं होती है, इससे भी पर्दा उठता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए विपक्षी एकता की जो बात की जा रही है, इन बैठकों के जरिए उसमें कितनी जान आती है ये देखना होगा। ठीक है मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। सपा छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो बताया यह भी जा रहा है कि सुबह सपा से हुए गठबंधन की शर्त के तहत ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। उन्हें सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय की कमान भी मिल सकती है और अगले साल होने वाले विधान परिषद चुनाव में सुबह सपा के एक कार्यकर्ता को परिषद में सदस्य भी बनाया जाएगा। तो इसी के साथ सपा विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह चौहान सोमवार को बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी उन्हें पार्टी में शामिल कराएंगे। इन सब के बीच मंत्रिमंडल में पूर्व मंत्री और नए चेहरों को जगह दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार की तैयारी हो रही है और इसी महीने यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, देखिए जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कौन कौन से वो बड़े नाम जिनको जगह दी जा सकती है? सुबह सपा के अध्यक्ष दारा सिंह चौहान बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। निश्चित तौर से आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में संगठन में बदलाव आपको देखने मिलेगा, इसी हफ्ते माना जा रहा है कि संगठन में एक बड़ा बदलाव देखने मिल सकता है। जिस तरीके से मोर्चे की बात कर ले, तमाम क्षेत्र अध्यक्ष प्रदेश के जो मोर्चे उनमें आपको बदलाव देखने मिलेगा। साथ ही साथ योगी सरकार के 2.0 के मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है बहुत तेज़ी और माना जा रहा है कि पूरी तैयारी कर ली गई है। जो हमारे सोर्सेस हैं उनके मुताबिक पूरी तैयारी कर ली गई है। मंत्री कौन कौन होंगे उनके नामों पर लगभग समिति बन गई है। शीर्ष नेतृत्व यानी दिल्ली की मोहर लगने के बाद उन नामों पर पक्की मोहर लग जाएगी। इसके बाद उनको नेता भेजा जाएगा और एक मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। आपको बता दूं कि सुभाषपा से आए राजभर, ओम प्रकाश राजभर का नाम इसमें तेजी से है। दारा सिंह चौहान जो कि अभी समाजवादी पार्टी की सदस्यता छोड़ के उत्तर प्रदेश की भाजपा में ज्वाइन हुए हैं, उनके नाम की चर्चा तेजी से है। साथ ही साथ आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दो बड़े नाम आपको देख सकते हैं इस बार संगठन में, माफ करिएगा, इस बार सरकार में शामिल हो सकते हैं। महेंद्र सिंह जो कि पूर्व मंत्री रहे, एमएलसी हैं, उनको मंत्रिमंडल में फिर से जगह दी जा सकती है, ऐसी चर्चा चल रही है। साथ ही साथ आपको बता दूं तमाम बड़े मंत्री हैं, कई मंत्री ऐसे जिनके पास दो बड़े मंत्रालय हैं, उनमें से उनके मंत्रालय को कम किया जा सकता है। तो निश्चित तौर से आगामी चुनाव को देखते हुए जहां क्षेत्रवाद को देखा जाएगा, क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जाति समीकरण को बैठाने की बहुत ज़रूरत है, उसके तहत ही कहीं ना कहीं 2024 को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जिसमें दलित, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग से अल्पसंख्यक से भी आपको देखने को मिल सकता है कि जो अल्पसंख्यक समाज है उससे भी इस मंत्रिमंडल में एक दो लोग शामिल हो सकते हैं। तो कम से कम जो संख्या होगी 10 से आसपास मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, जिसमें कई ऐसे विधायक हैं जिनको प्रमोट किया जाएगा, उनको मंत्रिमंडल में शामिल भी किया जाएगा। और इससे एक चीज़ भी और साफ हो जाएगी कि जिन विधायकों के नाम चर्चा चल रहे थे सांसदों की लिस्ट में कि लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, उनके नाम पर भी कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है। अगर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा तो मतलब कि वो 2024 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते नहीं नजर आएंगे। अगर उनको शामिल नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर से उनके लिए एक आगामी लोकसभा चुनाव में ऐसा सांसद उनके लिए एक होप या कहें उनके लिए कहीं ना कहीं रास्ता खुला रहेगा। जी बिल्कुल मनीष, देखिए बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए भी होगा क्योंकि अभी जो मौजूदा जो बड़े पदों पर हैं, अगर उनके टिकट काटे जाते हैं तो कहीं ना कहीं नाराज़गी की भी स्थिति बनेगी और 2024 से पहले क्या बीजेपी ये रिस्क ले सकती है?
देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूँ कि अगर हम सांसदों की बात करेंगे, उनके टिकट कटते हैं, तो वहाँ पे जिस तरीके से ऑब्जर्वर या कहें विस्तारकों की जो ड्यूटी लगाई गई है, उनकी रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे माना गया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में करीब 30 से 35% या कहें कि 1.5 से 2 दर्जन जो मौजूदा सांसद हैं, उनके टिकट कटने हैं। उनके दो मापदंड रखे कि एक तो आप 75 साल की उम्र पार करते हैं तो वो होते हैं, या फिर दूसरा जो विस्तारकों और जो ऑब्जर्वर की जो रिपोर्ट कार्ड है, उसमें अगर आप काम करते हुए नजर नहीं आए हैं, जिससे कि संगठन का काम हो, चाहे सरकार की योजनाओं को आपके क्षेत्र में अमल लाने की जिम्मेदारी हो, उसमें अगर आप सही रूप से नहीं पाए गए हैं, उनकी रिपोर्ट में आप खरे नहीं उतरे, तो आपका टिकट कटना तय माना जा रहा है। तो इससे उनको ज़्यादा इफेक्ट करते हुए नहीं दिखाई देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। उनके जो तमाम नेता वहाँ पे मौजूद है, किस तरीके से जो विस्तारक हैं उन्होंने बताया कि देखा है कि किस तरीके जो ग्राउंड लेवल जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो काम कर रहे हैं। और अगर उनकी रिपोर्ट अच्छी आती, दूसरे जो कैंडिडेट जुझारू कैंडिडेट है वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से मौजूदा सांसद के टिकट काट के दूसरे जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे उन पे दांव लगाती नजर आ सकती है भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से लगातार चर्चा चल रही है तमाम नामों को लेकर भी, लेकिन इसी के साथ कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो कब तक करीब ये विस्तार का जो काम है इस पर चर्चा होगी, क्योंकि कई और लोगों के भी आने की संभावना है, तो उनको भी जगह देनी होगी। देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो संगठन में बदलाव होगा। संगठन का बदलाव 15 तारीख तक की जो ऑब्जर्वर भेजे गए थे क्षेत्रों में, जिलों में, उनकी रिपोर्ट मुख्यालय पे आ चुकी है। उन पहले संगठन में बदलाव होगा, उसके बाद संगठन के बाद जो मंत्रिमंडल है योगी 2.0 का, उसका पहला विस्तार किया जाएगा। इस प्रस्ताव में बता दूँ कि 8 मंत्री पद पहले से खाली हैं, जो अभी जिनमें कोई मंत्री नहीं है, जो मुख्यमंत्री के पास उसका चार्ज है। उसके साथ ही साथ कई ऐसे चेहरे हैं जिनको बदलाव किया जाएगा। कई ऐसे मंत्रिमंडल हैं, मंत्री हैं जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है, एक से ज़्यादा मंत्रालय है, उनके मंत्रालयों में कटौती भी की जाएगी। और तमाम जो सहयोगी नए आए हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे दारा सिंह चौहान, और कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में 1 से 2 बड़े नेता, जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश का रुख कर सकते हैं। तो निश्चित तौर से उनके लिए भी रिस्क चालू कीजिए। तो अंतिम मान लीजिए कि इस महीने का जो अंतिम सप्ताह है, उस तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि पूरी तैयारी कर ली गई है। तमाम जो मंत्रियों के नाम है, संभावित मंत्रियों के नाम है, उनकी पूरी एक लिस्ट तैयार कर ली गई है। उस लिस्ट को शीर्ष नेतृत्व दिल्ली भेजा जाएगा, जहाँ पे अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उस निर्णय लेने के बाद माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को अनुरूप दे के उसकी जो तैयारी पूरी कर ली गई, उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए और यही संभावना है कि इसी महीने मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन 24 से पहले देखिए किस तरीके से लगातार जो हवा है वो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई कितनी दिख रही है, उसको भी ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार करना होगा। तमाम जो समीकरण है वो भी साधने होंगे। जी, निश्चित तौर से जिस तरीके से हमने देखा है कि जिस तरीके से पूरी तैयारी की जा रही है, और निश्चित तौर से जो आपका लक्ष्य है 2024 में 80 में 80 लोकसभा सीट जीतना। मिशन 2024 के पहले जो विस्तार होगा, चाहे संगठन में बदलाव हो, चाहे मंत्रिमंडल में विस्तार हो, उनमें ज़रूर इस चीज़ को देखा जाएगा कि किस तरीके से आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति होती है, इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, एक क्षेत्रीय समीकरण, एक जातीय समीकरण। इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप सही से मिलाते हैं, तो निश्चित तौर से आपका जो व्यक्तिगत जो बैठता है वो निश्चित तौर से बहुत सटीक बैठता है। उसका नतीजा होता है कि आप आगे वाले चुनाव में अपने क्षेत्र में जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ओम प्रकाश राजभर को अगर आप जोड़ते हैं, तो राजभर समुदाय का एक जो वोट था, जो चिन्ह बिन था, अलग था, वो आपके साथ आएगा। पूर्वांचल का गाजीपुर, मऊ, घोसी, आजमगढ़, चंदौली, मिर्जापुर का जो एरिया है, जो राजभरों का एरिया माना जाता था, जिसमें बहुल माने जाते, राजभर बहुल माने जाते, यहाँ पे आपकी स्थिति मजबूत होगी। और देखा गया था 2022 के चुनाव के पहले जब ये चुनाव हुए थे, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल नहीं किया था 2022 के पूर्वांचल में। तो पूर्वांचल में राजभर और दारा सिंह चौहान, क्योंकि बड़े नेता हैं दारा सिंह चौहान, उनका एक अस्तित्व है, एक प्रभावशाली नेता है। मऊ, घोसी और आजमगढ़ का जो आसपास का एरिया है, वहाँ उनका अच्छा खासा प्रभाव मानता है। तो माना था दारा सिंह चौहान और राजभर के आने से जो पूर्वांचल की जो आपका डेंट था, उस पर कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलती नजर आएगी। तो निश्चित तौर से क्षेत्रीयवार और क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण के साथ ही, चाहे संगठन में बदलाव हो, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो, इन दोनों को जरूर रखा जाएगा। तभी क्योंकि जो आखिरी जो पड़ाव है, जो कहें जिस तरीके से जिस चीज़ को इसको मिलाया जा रहा है, वो है मिशन 2024, लक्ष्य 80 में 80 लोकसभा सीट
बिल्कुल। और देखिए लगातार बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक देखने को मिल ही रहे हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए क्या बड़े मास्टर स्ट्रोक देखने को मिल सकते हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बाराबंकी से अब खबर, दलितों के धर्मांतरण का मामला सामने आया है। ईसाई परिवार पर दलितों के धर्मांतरण का आरोप लगा है। बाराबंकी में 1 साल से रह रहा था ईसाई परिवार। रेलवे की जमीन पर अवैध झोपड़ी बनाकर रह रहे थे और दलितों का धर्मांतरण करा दिया गया, इसका आरोप लग रहा है ईसाई परिवार पर कि दलितों का धर्मांतरण कराया गया है। आपको बता दें, लोगों का इलाज करने के दौरान धर्मांतरण का आरोप है। धर्मांतरण की जानकारी पर पहुंचे हिंदू संगठन के लोग तो आरोपी के घर से बरामद हुई बाइबल और अन्य किताबें। कार्यकर्ताओं ने थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। लोनी कटरा थाने के मंगलपुर रेलवे क्रॉसिंग का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इलाज के बहाने धर्मांतरण का ये पूरा मामला बाराबंकी से सामने आया है, जहां दलित परिवार का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया। पुलिस से शिकायत की कि यहाँ पे जो है गरीब और जो है अनपढ़ जो है समाज के लिए, हिंदू क्या समाज, क्या मिला है वहाँ पे बाइबल मिली है और जो है इनकी लोगों को प्रार्थना की पुस्तक मिली है। ये लोग जो है गरीब, कितने गांव के लोग थे वहाँ पे जो है मंगलपुर, रनापुर और यहाँ बसंतपुर और ये जो है आपका जो है रनापुर 6-7 गांवों को लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाँ, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जो है उचित कार्रवाई की जाए। यहाँ पे जो है धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा है, काफी दिन से सूचना कब्जा करके पुलिस। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता भोलानाथ हमारे साथ जुड़ गए बाराबंकी से। भोलानाथ, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? धर्मांतरण का आरोप लग रहा है दलित परिवार के ऊपर कि दलित परिवार का धर्मांतरण कराया गया है, क्या ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, बता दें बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के मंगलपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास का पूरा मामला है, जहां पर 1 साल से ईसाई परिवार पर दलितों के धर्मांतरण का आरोप लगाया है हिंदू संगठनों ने। उनका आरोप है कि पूजा के बहाने अनपढ़ जो गरीब दलित परिवार के लोग थे उनको वहां पे बुलाया जाता था, जिसके बाद धर्मांतरण की पूरी प्रक्रिया की जाती थी। इस दौरान वहां पे कई गांवों के लोग भी मौके पर मिले हैं। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने लोनी कटरा थाने में शिकायत की है, मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसको लेकर वो आंदोलन भी करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से बताया जा रहा है कि इलाज करने के दौरान धर्मांतरण का आरोप लग रहा है। जी बिल्कुल, हिंदू संगठन के कई लोग वहां पे जब मौके पर पहुंचे तो उनका कहना था कि अनपढ़ और गरीब व्यक्तियों का इलाज के नाम पर वहां पर बुलाया जाता था, जिसके बाद इलाज के नाम पर धर्मांतरण का भी काम किया जा रहा था, जिसको लेकर हिंदू संगठन में काफी नाराजगी देखने को मिली। हिंदू संगठन के कई कार्यकर्ता वहां मौके पर जब पहुंचे तो वहां से बाइबल और तमाम ईसाई धर्म के जो ग्रंथें हैं वो वहां पे मिली है, जिसको लेकर काफी नाराज थे। वहीं लोनी कटरा थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग भी की है। हालांकि पुलिस भी संपूर्ण मामले में जांच कर कार्रवाई का बिल्कुल, देखिए बड़ा ये पूरा मामला आया है और किस तरीके से संज्ञान में लिया जाता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया भोलानाथ आपका। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। चरण है, उसका आरोप है कि उसने अपनी पत्नी नर्मदा को काबिल बनाने के लिए इंटर करने के बाद बीकॉम कराया, जहां पढ़ाई करने के बाद उसके पति ने आशा बहू के रिक्त पद पर सरकारी नौकरी लगवा दी। तो देखिए एक और ज्योति मौर्य जैसा मामला सामने आया है। पत्नी नर्मदा अपने पति को छोड़कर चली गई। पति कालीचरण ने न्याय पाने के लिए कोतवाली में तहरीर दी है। तो एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक और बड़ा मामला सामने आया है। नौकरी लगने के बाद उसका व्यवहार बदल गया पत्नी का और उससे वे लड़ने झगड़ने लगी, जिसके बाद वे पति को छोड़कर ग्राम प्रधान के साथ आकर रहने लगी। पति के इस व्यवहार को उसके पति ने कोतवाली में न्याय को लेकर तहरीर दी है। तो बड़ा ये पूरा मामला हाल ही में अभी एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला सामने आया और ऐसा ही मामला एक और सामने आया है। किसान ने अपनी पत्नी को इंटर करने के बाद बीकॉम कराया, आशा बहू के रिक्त पद पर सरकारी नौकरी लगवा दी। तो नौकरी लगने के बाद किसान की पत्नी का
बिहेवियर चेंज हो गया। पत्नी नर्मदा अपने पति को छोड़कर ग्राम प्रधान के साथ रह रही है। पति कालीचरण ने न्याय पाने के लिए कोतवाली में तहरीर दी है। सब बहू का ये काम करती थी, करते करते ये बिजरानी हॉस्पिटल रात में ही कार करने लगी। इसके बाद उसका रवैया थोड़ा ख़राब हो गया और मैंने उससे पूछा तो उसने मेरे को उल्टी सीधी बातें करी। मेरी पत्नी ने, जो वर्तमान के प्रधान कढ़ई शैलन सिंह और सैलू ग्राम प्रधान कढ़ई का मूल निवासी है, उसके साथ वो अवैध संबंध बनाए रखे हुए है और उसके साथ रहती है। और वो इस समय सरकारी अस्पताल के पास एक गर्भपात सेंटर भी चला रही है। गाजियाबाद से अब खबर, लोनी में बाढ़ के बाद डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ रहा है। मलेरिया विभाग सतर्क हो गया है। कीटनाशक का छिड़काव शुरू कर दिया गया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में जरूरी इंतजाम विभाग कर रहा है। और इसी के साथ अपर जिला मलेरिया अधिकारी ने संभाली है कमान। तो दिल्ली एनसीआर में आफत की बारिश, जहां बारिश के बाद अब बीमारियों का भी खतरा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में जरूरी इंतजाम विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। अपर जिला मलेरिया अधिकारी ने कमान संभाली हुई है। तो लोनी में बाढ़ के बाद डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ रहा है और इसी के चलते विभाग जुटा हुआ है तैयारियों में। तो कीटनाशक का छिड़काव कराया जा रहा है और लगातार प्रशासन अलर्ट हो गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।